नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। इस समय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से हम इस कोरोना के संकट काल से गुजर रहे हैं और उसमें वो 20 लाख करोड़ का पैकेज, जिसमें अच्छी बात ये दिख रही है कि एक तरफ डिमांड सप्लाई दोनों को रफ्तार बराबरी से देने की कोशिश हो रही है, तो आम आदमी का भी ख्याल रखा जा रहा है। लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि हर बीतते दिन के साथ सबके लिए थोड़ा थोड़ा पिटारा खुलेगा। श्वेता जी, जो आखिरी में आपने कहा पिटारा खुलेगा, उसके बाद सुनाई नहीं दिया। कुछ लाइन में टेक्निकी फॉल्ट है शायद। नहीं, ये फॉल्ट नहीं है। बात आ रही सवाल है इसी से जुड़ा हुआ है पीयूष जी। जी जी, बिल्कुल आ रही है। मैं यही बोलना चाह रही हूं आपको कि सारे लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा पैकेज है, एक एक दिन करके भले ही पिटारा खुल रहा है, लेकिन सबका नंबर बारी बारी से आ ही जाएगा। आप देखिए, माननीय निर्मला सीतारमण जी, हमारी वित्त मंत्री ने कैसे बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक वर्ग की चिंता की है। कल जैसे विशेष करके हमारे छोटे और लघु उद्योग एमएसएमई के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा। ऑफ कोर्स उसके साथ कई सारी और अनाउंसमेंट्स करके लगभग 15-20 अनाउंसमेंट करी। आज एक अलग वर्ग के लिए, किसानों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, मध्यम वर्ग में जो नया घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए, जो हमारी फिशरीज में जो मछुआरे काम करते हैं उनके लिए, जो छोटे लघु काम बहुत छोटा लोन लेते हैं, शिशु लोन लेते हैं, मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपये तक, हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं या बहुत छोटे काम में लगे हैं, उनके लिए चिंता। तो मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आंख है वो देश के 130 करोड़ लोगों पे नियंत्रण बनी हुई है और हर एक वर्ग की चिंता करना उनकी विशेषता है। तो एक एक करके हर वर्ग को कैसे कुछ ना कुछ सहायता सहयोग मिले इस कठिन परिस्थिति में, और कैसे जल्द से जल्द अर्थव्यवस्था भी खड़ी हो जाए, लोग अपने अपने काम में फिर लौटे और लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरे। अब एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखता हूँ। प्रवासी मजदूरों की घर की, उनके रहने की चिंता आज तक इस देश में कभी नहीं की गई है। इस बार पहली बार सस्ते मकान बने और वो कम किराए पे प्रवासी मजदूरों के लिए उपलब्ध कराए जाएं। ये अपने आप में एक बहुत नई सोच इस पैकेज में माननीय निर्मला सीतारमण जी ने देश के समक्ष रखी है। इसी प्रकार से अलग अलग योजनाएं जिससे ब्याज में कुछ छूट मिले या अलग अलग लोगों को सरलता से लोन मिले, ऐसे अन्य योजनाओं से मैं समझता हूं करोड़ों लोगों तक पहुंचने की आज की घोषणाओं में वित्त मंत्री जी ने अच्छा सफल प्रयास किया है। पीयूष गोयल जी, चूंकि आपने प्रवासी मजदूरों का जिक्र किया ही है, तो मैं उस तरफ चर्चा को ले जाना चाहती हूं कि जब तक रेलगाड़ियां नहीं चलाई गई थी, वो श्रमिक स्पेशल नहीं चलाए गए थे, तब तक तस्वीर बहुत ज्यादा दर्दनाक थी। ऐसा नहीं है कि आज वो तस्वीर का दर्द कुछ कम हुआ है, लेकिन एक चीज समझना चाहती हूं कि इतनी ट्रेनें चलाने के बावजूद क्यों ऐसा नजर आ रहा है कि कई मजदूर अपने अपने राज्यों को जाने के लिए अभी भी सड़कों पर ही निकल रहे हैं। क्या सभी राज्यों ने उतनी तादाद में आपसे ट्रेन की मांग नहीं की है? बहन जी, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पूरे प्रयासों के बावजूद कई राज्य ऐसे हैं जो ट्रेन को ले ही नहीं रहे। जो भारतीय रेल ने सुविधा उपलब्ध कराई है उसमें हमने 1200 ट्रेन, आप कल्पना करिए 1200 ट्रेनें पूरी तरीके से आरक्षित कर दी हैं श्रमिक स्पेशल के लिए, जिसके तहत हम 250 से 300 ट्रेन हर रोज चला सकते हैं। पहली मई से हमने पूरी तैयारी रखी थी कि 250 से 300 ट्रेन रोज चल सके, और हमारा अनुमान था कि राज्य सरकारें बड़ी बड़ी बात करते थे। मुझे सैकड़ों चिट्ठियां आती थी कि प्रवासी मजदूरों को घर जाने के लिए आप सुविधा दीजिए, ट्रेन चलाइए। हमने पूरी सुविधा तैयार कर दी। अब जब एक एक राज्य, अब मुंबई का ही देख लीजिए, मुंबई से पश्चिम बंगाल को 6 मई से
रोज चिट्ठियां जा रही हैं कि हमें ट्रेन भेजनी है पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगह। मुझे कल बताया गया कि 17 ऐसी रिक्वेस्ट पश्चिम बंगाल को भेजी गई है अभी तक। वैसे तो रिक्वेस्ट 100 ट्रेनों की है, पर वो कह रहे हैं हम और कहां भेजे जब पहली 17 ही नहीं परमिशन मिली है। मैंने आज दोपहर को 3 बजे भी वापस फोन करके मुंबई पूछा, भाई आई क्या कुछ परमिशन? बोला 0, एक भी परमिशन नहीं। अब पश्चिम बंगाल के लाखों प्रवासी देश भर में मजदूरी करते हैं, लाखों। वो उसमें से कई लोग अपने घर जाना चाहते हैं, अपने माँ बाप को मिलना चाहते हैं, अपने बच्चों को मिलना चाहते हैं। रेल की सुविधा हम 3 घंटे में उपलब्ध करा देंगे। कोई भी रेलवे स्टेशन, 8000 स्टेशन है देश में, जो स्टेशन से लोग कहें, राज्य सरकार कहे, उस स्टेशन से रेलवे ट्रेन की सुविधा उपलब्ध करने को तैयार है, जिस डेस्टिनेशन के लिए उनको परमिशन मिल जाए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने पहले तो सिर्फ 2 ट्रेन की परमिशन दी। 8 तारीख की रात को जब माननीय गृह मंत्री जी ने पत्र लिखा और 9 तारीख की सुबह वो पत्र देश के समक्ष आया, तब तक सिर्फ 2 ट्रेनों की परमिशन पश्चिम बंगाल ने दी थी। उस दिन दोपहर को हमें मिला कि 8 और ट्रेन लेंगे। आपको बताते हुए मुझे शर्म आती है कि वो भी सिर्फ 8 में से भी सिर्फ 5 ट्रेन पश्चिम बंगाल ने ली, यानी आज तक सिर्फ 60 ट्रेनें जा चुकी हैं। जब कल मैंने टीवी पे ये दरख्वास्त की कि पश्चिम बंगाल और ट्रेन ले, तो आज शाम को 6:30 बजे हमें सूचना मिलती है कि पश्चिम बंगाल अगले 30 दिनों में, यानी कल से लेकर 15 जून तक 105 ट्रेनें लेगा। अब बहन जी आप बताइए, 105 ट्रेन में मात्र 2 लाख लोग जा पाएंगे। जाने वाले हैं 30 लाख, 40 लाख, शायद 50 लाख। अभी उनको तो रोज 105 ट्रेन लेनी चाहिए, तब जाके लोगों को सड़कों में नहीं निकलना पड़ेगा, ट्रैक पे नहीं चलना पड़ेगा। पर क्या रेलवे ये आपूर्ति कर पाएगा अगर वो इतनी बड़ी तादाद में मांगे, या बाकी राज्य कहें कि हमें और चाहिए? अगर पश्चिम बंगाल, जो राज्य, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल पर्याप्त मात्रा में अपने प्रवासी मजदूरों को लेने के लिए ट्रेन की परवानगी नहीं दे रही है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो राज्य जितनी परमिशन देगा, हम 250 से 300 ट्रेन रोज चला सकते हैं। पश्चिम बंगाल हमें 100 ट्रेन रोज मांग ले, हम आज से लेकर 15 जून तक 100 ट्रेन पश्चिम बंगाल में रोज देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर प्रवासी को रेल की सुविधा मिले, जो अपने घर जाना चाहते हैं, सुविधाजनक सुगम यात्रा करके अपने घर पहुंचे, अपने बच्चों माँ बाप के पास पहुंचे। और उन्होंने ये सुनिश्चित 1 मई से कर रखा है। ये उत्तर प्रदेश में 400 से अधिक ट्रेन चली गई, बिहार में 200 से अधिक ट्रेन चली गई, फिर पश्चिम बंगाल में सिर्फ 7 ट्रेन क्यों गई हैं? छत्तीसगढ़ में मात्र शायद 18 या 44 ट्रेन क्यों गई हैं? राजस्थान में 18 ट्रेन क्यों गई हैं? झारखंड में मात्र 44 ट्रेन क्यों गई हैं? मैं समझता हूं इन सब राज्यों ने जनता को जवाब देना पड़ेगा क्यों वो ट्रेनें नहीं ले रही हैं, और जल्द से जल्द इन सब राज्यों ने ट्रेन स्वीकार करनी पड़ेगी, जिससे हम ये सभी प्रवासी भारतीयों को अपने ठिकाने पे पहुंचा सकें। और आपके माध्यम से मैं सभी प्रवासी मजदूरों को कहना चाहूँगा, आप सड़क पे ना निकलें, आप ट्रैक पे ना निकलें, आप साइकिल, बस और ट्रक पे ना चढ़ें, आप अपने नज़दीकी कलेक्टर के ऑफिस में जाएं, वहाँ अपनी दरख्वास्त करें। राज्य सरकार के माध्यम से आपके राज्य सरकार को परमिशन के लिए पत्र लिखवाएं, और रेलवे आपको वहीं से लेके अपने घर तक पहुंचाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि आपके आरोप पर अभी इन सारे राज्यों का जिनका आपने नाम लिया है, सबकी तरफ से कोई ना कोई पलटवार तो जरूर आना होगा। लेकिन अभी हम जरा उन स्पेशल ट्रेनों की भी बात कर लेते हैं पीयूष जी, जो रेलवे ने चलाई, ताकि बाकी लोग भी अपने अपने घरों की तरफ जा सकें, जिनके लिए उन्हें किराया देना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ ही वो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के किराए की बात पर भी आपसे स्पष्टीकरण जरूरी है, जिसे लेकर इतना असमंजस हुआ कि कहा गया 85% केंद्र, 15% राज्य। कांग्रेस ने कहा नहीं, हम तो पूरे के पूरे पैसे दे देंगे। उसके बावजूद मजदूरों ने दिखाया कि देखिए टिकट के पैसे हमने दिए हैं।
बहन जी, इसमें बहुत ही सरल व्यवस्था की गई। पूरा जो खर्च होता है ऐसी स्पेशल ट्रेन चलाने का, वो खर्च अगर 100 रुपए होता है तो केंद्र सरकार ने उसमें से 85 रुपए खुद रेलवे के ऊपर पूरा उस खर्च को अपने कंधे पे उठाने का निर्णय लिया। तो हर 100 रुपए जो खर्च होता है उसमें 85 रुपए केंद्र सरकार और भारतीय रेल के कंधे पे आते हैं, हमारे ऊपर आते हैं। अब पूरी तरीके से आप जरा कल्पना करिए, अगर अनाउंस कर दे कि सब कुछ मुफ्त है, तो लाखों करोड़ों लोग एक इस मुफ्त सुविधा के लालच में अगर ट्रेन स्टेशनों पे हजारों लाखों की संख्या में पहुंच जाए तो व्यवस्था चरमरा नहीं जाएगी। कैसे कंट्रोल करेंगे? आपने देखा था हमारे कांग्रेस के कुछ मित्रों ने कैसे बांद्रा स्टेशन पे हजारों लोगों को पिछले लॉकडाउन के अंतिम दिन में भेज दिया था। कैसे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई, कैसे संक्रमण तेजी से फैल सकता था। इसलिए हमने मात्र 15% स्टेट गवर्नमेंट से लिया। हमने कोई प्रवासी मजदूर को एक भी टिकट नहीं भेजा। हमने स्टेट गवर्नमेंट को कहा हम आपको टिकट दे देंगे पूरी ट्रेन के और आपसे पैसा ले लेंगे। अब आप वो पैसा खुद दें, आप वो पैसा जिस राज्य में लोगों को भेज रहे हैं उनसे कलेक्ट करके हमें दें, या आप मजदूरों से कलेक्ट करें, ये आपके ऊपर निर्भर करते हैं। कुछ राज्यों ने स्वयं से कहा कि हम पैसा देंगे, तो उन राज्यों ने खुद दे दिया। कुछ राज्यों ने कहा कि जब पैसेंजर हमारे राज्य में आ जाएगा तो हम चाहते हैं कि वो क्वारंटाइन हो, वो टेस्ट हो, उसके बाद हम उसको पैसा वापस लौटा देंगे। जैसे बिहार ने कहा जब पैसेंजर आ जाएगा हम 500 रुपए किराए के अतिरिक्त देंगे, पर उससे क्वारंटाइन वगैरह की सुविधा सुनिश्चित कर पाएंगे। नहीं तो संक्रमण रोकने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। उड़ीसा सरकार ने तो 2000 रुपए दिए हर ऐसे प्रवासी मजदूर को जो वहां पे गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000 रुपए दिए और साथ में 1000 रुपए तक के वस्तुओं का किट दिया, जिसमें राशन है, तेल है, अलग अलग प्रकार की वस्तु दी। तो मैं समझता हूं कुछ राज्यों ने मुफ्त कर दिया, कुछ राज्यों ने इसको नियंत्रण रखने के लिए कहा कि जब मजदूर हमारे यहाँ आ जाए, क्वारंटाइन और टेस्टिंग हो जाए, उसके बाद हम पैसा लौटा के उनको उनके घर सुनिश्चित पहुंचा देंगे। तो मैं समझता हूं बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई। कुछ विपक्षी दलों ने और शायद कुछ मीडिया के लोगों ने मैं उसको ठीक से या तो समझा नहीं या उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अच्छी सस्टेनेबल व्यवस्था, एक अच्छी व्यवस्था जो कंट्रोल कर सके कि स्टेशनों पे भीड़ नहीं आ जाए, संक्रमण ना फैले। और आपने देखा कि 800 से अधिक ट्रेन गई, किधर मारामारी नहीं हुई, किधर भीड़ भड़कम नहीं हुई, किधर अव्यवस्था नहीं हुई। व्यवस्थित तरीके से 800 से अधिक ट्रेन गई है, अपने अपने ठिकाने पे पहुंची है। और या तो भेजने वाली सरकार या जहां पे पहुंचे उस सरकार ने मात्र 15% जो उनका शेयर था वो दिया। अगर मजदूरों को कुछ देना भी पड़ा टिकट के लिए तो उनको पहुंचने के बाद वो पैसा लौटाया गया। और ये स्पेशल ट्रेनों में जो एक नई चीज दिखी वो तरीका नया ट्रैवल करने का, यानी कि एक तो कम ही ऐसा हुआ, कम ही क्या कहें, कभी नहीं देखा ऐसा कि रेलवे स्टेशन पर लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े हों, भीतर जाने के बाद बेडिंग वगैरह नहीं। तो ये हम क्या समझे कि नई व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है अब कोरोना के इस संक्रमण काल में। और जैसा कि WHO कहता है कि ये शायद इस वायरस के साथ हमें जीना सीखना होगा, तो हम ये समझे कि अब आगे से सफर जब भी होगा पूरी तरह लॉकडाउन खुलने के बाद भी वो इसी तरह से संभव हो पाएगा। बहन जी, आपकी बात एकदम सही है। अब पूरी दुनिया को एक नए अंदाज में यात्रा करनी पड़ेगी, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, या हम टैक्सी में बैठे। आज मुझे लगता है पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया है कि ये जो कोविड-19 की जो बहुत गंभीर महामारी की समस्या है, इसको अगर हमें सही माने में लड़ना है, जब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं निकले, जब तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आए, और जिसको वर्षों लग सकते हैं, और वैक्सीन बनने के बाद, टेस्टिंग होने के बाद
और टेस्टिंग के भी कई स्टेज होते हैं। मैं आपके ही चैनल पे देख रहा था, आप अलग अलग बता रहे थे कैसे कई स्टेजों के बाद वैक्सीन या क्योर बनते हैं। तो अब काफी समय तक विश्व में यात्रा का तरीका बदलेगा और भारतीय रेल को भी उस नए बदले हुए तरीके से चलना होगा। उदाहरण के लिए अब हम बेडरोल नहीं दे पाएंगे, अब हमें बिस्तर देना, चद्दर देना, तकिया देना, कंबल देना महामारी के रहते, महामारी के डर के रहते असंभव होगा। इसी प्रकार से गर्म खाना आगे चल के शायद बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उससे संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अलग अलग तौर तरीके आगे विश्व को स्वीकार करने पड़ेंगे और भारत की यात्रा में भी नए तौर तरीके आपको देखने को मिलेंगे। जी, लग रहा है कि आपकी बातों को सुनकर लोग तैयारी कर लें कि भविष्य में यात्रा कैसे करेंगे। ट्रेनों को जैसे बचपन से देखते आए थे, उससे अब एक बहुत अलग दुनिया यहां पर आ चुकी है। लेकिन पीयूष जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी आत्मनिर्भरता की बात की, स्वदेशी की बात की, तो बचपन में बहन जी मैंने एक ही मिनट, मैंने बचपन में जितनी ट्रेन की यात्रा की है, हम अपना बेडरोल लेके जाया करते थे, आपको याद होगा। जी, बेडिंग उस समय लेकर आते थे। मतलब आप कह रहे हैं कि दोबारा जी भोजन और बेडिंग घर से लेकर निकला करते थे। अब अच्छा याद दिलाया आपने कि अब दोबारा उसकी व्यवस्था अब शुरू करनी होगी, दोबारा उन बेडिंग रोल्स को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये जो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, आज जिस दौर में हम रह रहे हैं वो एक ग्लोबलाइजेशन का दौर, क्या कोई विरोधाभास हम देखें स्वदेशी और ग्लोबलाइजेशन के बीच, या फिर वो भी एक नई दुनिया की शुरुआत हो रही है? बहुत स्पष्ट है कि स्वदेशी या आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय जो ग्लोबलाइजेशन बोले या अंतर्राष्ट्रीय जो काम करने का तौर तरीका है, मिलजुल के काम करने का, इसमें जरा भी कोई अंतर विरोध नहीं है। आत्मनिर्भरता होती है कि भारत एक अपने आप में आर्थिक शक्ति बने, एक सुपर पावर बने, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बल मिले, मेक इन इंडिया को बल मिले, लोगों में एक नेशनलिस्टिक स्पिरिट हो, एक ऐसी भावना जगे कि भारत में निर्माण किया हुआ वस्तु भी अच्छी गुणवत्ता वाला हो सकता है, उसकी भी अपनी वैल्यू है। हर वस्तु में लाखों करोड़ों लोगों को पीछे नौकरी मिलती है, काम करने का अवसर मिलता है, हमारे उद्यमी को अवसर मिलता है, हमारे उद्योग को बल मिलता है। ये स्पिरिट आज देश में जागृत करने की आवश्यकता है। और आज हमारे 130 करोड़ लोगों की जो मार्केट है, जो इतना बड़ा डिमांड की संभावना है, उसको हम क्यों सिर्फ विदेशी कंपनियों को ही ऑफर करें? क्यों नहीं भारत में भी हम ऐसी कैपेसिटी बनाएं कि हम विश्व को सप्लाई कर सकें और भारत की भी रिक्वायरमेंट्स को पूर्ति कर सकें। अब आप एक छोटा उदाहरण ले लीजिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। भारत में आज से 3 महीने पहले हजारों की संख्या में भी नहीं बनता था पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो हम डॉक्टर्स, नर्सेस को पहने हुए देखते हैं। जब जरूरत पड़ी तो भारत में इतनी क्षमता है, हमारे उद्यमियों में, हमारे मजदूरों में, कामगारों में इतनी क्षमता थी कि मात्र 3 महीने के भीतर आज भारत में 3 लाख से अधिक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी रोज बनते हैं। एवरी सिंगल डे 3 लाख से अधिक पीपी बनते हैं। और आज हम आत्मनिर्भर बन गए। विश्व में कोई देश आज हमें सप्लाई नहीं कर रहे पीपीज, सब अपनी अपनी जरूरतों के लिए पीपीज रख रहे हैं। जिन देशों के पास पीपी एक्स्ट्रा है वो अमीर देशों को दे रहे हैं, भारत को देने के बदले अमीर देशों को पहले दे रहे हैं। तो ऐसे में आज भारत आत्मनिर्भर बना, ये अपने लिए कितने गर्व की बात है। वेंटिलेटर्स आज विश्व में किधर नहीं मिल रहे, हमारे ऑर्डर्स पेंडिंग है लेकिन देश दे नहीं रहे। लेकिन भारत की कंपनियों ने चुनौती स्वीकार की। आज भारत में वेंटिलेटर्स की प्रोडक्शन लगभग 50 गुना तक बढ़ जाएगी और भारत आत्मनिर्भर होगा। पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ रुपए खर्च के आज गांव-गांव के जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है उसमें हम वेंटिलेटर पहुंचाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके एक आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारत की कल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री ने रखी है, मैं समझता हूं देश की अर्थव्यवस्था को 4 कदम आगे बढ़ाएगा, 10 कदम आगे बढ़ाएगा। और जब पूरा देश जब इस आत्मनिर्भरता के संदेश के साथ जुड़ जाएगा तो मैं समझता हूं देश में
बड़े पैमाने पे रोजगार, बड़े पैमाने पे उद्योग को बल मिलेगा। पर पीयूष जी, अगर एक भारतीय का स्वाभिमान ये कहता है कि दुनिया में आज जो वर्चस्व मेड इन चाइना का है, हम उनकी क्वालिटी को एक तरफ रखें, किस देश में किस तरह की क्वालिटी भेजते हैं, मेड इन चाइना अगर अधिकतर सामानों पर अब तक दिखता था, और अगर एक हिंदुस्तानी अपने स्वाभिमान से भरकर ये सोचे कि मेड इन इंडिया उस मेड इन चाइना को रिप्लेस कर देगा, तो क्या यह अतिशयोक्ति है या फिर हम इसके लिए वाकई तैयार हैं? पूरी तरीके से तैयार है। भारत का जनमानस आज इस बात से जुड़ गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐलान को भारत के हर 130 करोड़ देशवासी ने अपने दिल में बिठा लिया है कि अब हमें जहां तक हो सके भारत में बना हुआ सामान इस्तेमाल करना है। भारत में बना हुआ कपड़ा, भारत में बना हुआ पेन, भारत में बने हुए चीजों को अब तेज गति से बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। हम सरकार की तरफ से भारत के उद्योग की गुणवत्ता सुधार करने के लिए भी उनको सहयोग करेंगे। हमारी इंडस्ट्री कैसे अपनी कैपेसिटीज बढ़ाए, उसके लिए माननीय निर्मला सीतारमण जी ने कल भी कुछ प्रमुख घोषणाएं की थी, जैसे एमएसएमई सेक्टर की इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को बढ़ाया, जैसे एमएसएमई सेक्टर को कम ब्याज पे कैसे पैसा मिले गवर्नमेंट गारंटी के तहत, उसकी घोषणा की, और 3 लाख करोड़ रुपए। और क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी होगी तो ये AAA लोन हो गया। AAA लोन होने की वजह से बहुत सस्ते ब्याज पे, बिना कोलैटरल, बिना सिक्योरिटी के हमारे छोटे उद्यमियों को मिलेगा। इसके डिमांड के ऊपर बड़े उद्योग को भी उनकी कैपेसिटी बढ़ाने को, उनकी कैपेसिटी यूज करने के लिए और हमने सक्षम बनाया। तो मैं समझता हूं इसका चेन रिएक्शन, मल्टीप्लायर इफेक्ट इस देश को और तेज गति देगा, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा। और भारत जितना ज्यादा भारत में कंपेटिटिव तरीके से जो वस्तु बना सकते हैं वो भारत में बने, और जहां पे हमारा कंपेटिटिव क्षमता नहीं है, अगर हमें विदेश से लाना पड़े तो उसको हम विदेश से लाएंगे। यही है ग्लोबलाइजेशन और आत्मनिर्भरता का मिलन। यही मिलन के साथ आगे भारत काम करेगा। ये जब हम ये 20 लाख करोड़ का पैकेज देखते हैं पीयूष जी, तो उसमें एक तो होता है, पहले लगा कोरोना रिलीफ, लेकिन ये रिलीफ के साथ ये एक री इन्वेंशन नजर आ रहा है। लग रहा है जैसे कि एक पुनर्निर्माण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या ये आकलन सही है? आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे गुजरात में कच्छ का जब अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, उसके बाद कैसे पूरे गुजरात की सोच को बदलते हुए गुजरात को एक बहुत तेज गति से आगे प्रगतिशील औद्योगिक प्रदेश बनाया। ऐसे ही मैं समझता हूं इस महामारी की समस्या के समय हम पूरे देश में कैसे परिवर्तन लाए, कैसे देश की सोच, जनमानस की सोच को ट्रांसफॉर्म करें। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं, अब परफॉर्म करना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर हम परफॉर्म और रिफॉर्म नहीं करें तो फिर हम देश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आज पूरा देश उनके साथ जुड़ गया है। इस देश की पूरी सोच बदलने की आवश्यकता है। उस आवश्यकता को हम सब मिलके बदलेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके काम करे। नई उद्योग पॉलिसी हम जल्द लाएंगे, नई लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लाएंगे, नए काम करने के तौर तरीके को बल मिलेगा। नई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, आयात और निर्यात को कैसे आगे और अच्छी तरीके से देश को तैयार करना, बड़े तरीके में निर्यात करने के लिए, इन सब के ऊपर दिन रात अलग अलग मंत्रालयों में काम चल रहा है। किसानों को कैसे और सक्षम बनाया जाए, लघु उद्योग को कैसे और बल दिया जाए, हमारे मछुआरों का भविष्य कैसे सुधार किया जाए, हमारी ऑटोमोबाइल कंपनीज का भविष्य, खासतौर पे इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स और BS6 ऑटोमोबाइल्स को कैसे बड़े रूप में प्रोत्साहन दे, जिससे पर्यावरण का भी चिंता की जाए, कैसे हमारे फॉरेस्ट, हमारे वनवासियों का भी जीवन सुधरे और फॉरेस्ट कवर देश का बढ़े। ऐसे देश के हर अलग अलग वर्ग का
एक नया विजन लेके ये देश आगे बढ़े, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री का सपना है और प्रतिबद्धता भी है। एक आखिरी सवाल पीयूष जी, वो ये कि प्रधानमंत्री ने जब संदेश दिया, जब देश से बात की इस बार, तो उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा तो है, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द नहीं घूम सकती है। इसके साथ ही उन्होंने चौथे चरण का जिक्र भी किया, लॉकडाउन का। तो हम क्या समझें कि जब हमारा एग्जिट होगा इस लॉकडाउन से, यानी जब ताला खुलेगा लॉकडाउन का, तो एक झटके में नहीं खुलेगा, बल्कि यही हमारा एग्जिट प्लान है कि हम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सहूलियतें एहतियात के साथ देते हुए ही उस एग्जिट की तरफ बढ़ेंगे। मैं समझता हूं माननीय गृह मंत्री और उनका मंत्रालय इस आगे के 17 तारीख के बाद के चरण के बारे में पूरी तरीके से चिंता कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है और जल्दी इसकी जानकारियां देश के समक्ष आएंगी। लेकिन जैसे आपने ट्रेन की जिक्र किया कि भविष्य में हमें यात्रा तो करनी है, कोई ऐसा तो नहीं है कि यात्रा बंद हो जाएगी, लेकिन यात्रा का तौर तरीका बदलेगा। मैं समझता हूं आगे के लिए देश में काम बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, लोग फिर एक बार काम में उतरेंगे, काम करने लगेंगे। लेकिन स्वाभाविक रूप से इस महामारी को मद्देनजर रखते हुए काम का तौर तरीका में जरूर हम सभी को थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी और इसके लिए देश आज तैयार है। हम सबको चिंता करनी पड़ेगी अपने परिवारों की, अपने दोस्तों की, अपने साथ काम करने वाले लोगों की। हम जब सब एक दूसरे की चिंता करते हुए आगे आने वाले दिनों में सावधानी रखेंगे, तो मैं समझता हूं इस महामारी से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक बार सबको काम पे उतरना चाहिए, फिर एक बार सावधानी बरतते हुए हम देश को पटरी पे लाएं, देश की व्यवस्थाओं को, रोजमर्रा के काम को फिर एक बार नॉर्मलाइज करें, लेकिन भीड़ भड़कम ना करें। बड़ी बड़ी शादियां, बड़े बड़े पार्टीज, बड़े बड़े त्योहार, बड़े बड़े रिलीजियस या धार्मिक कार्यक्रम करते हुए जरूर हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, जिसकी गाइडलाइंस समय समय पे देश को सुधारते रहना पड़ेगा, देश को स्वीकार करते रहना पड़ेगा। रेल पटरी पर आई है, अब जिंदगी को पटरी पर आना है। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष गोयल जी हमसे बातचीत करने के लिए। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हमसे बातचीत कर रहे थे। शुभ रात्रि। जी। तो मुद्दे तमाम, रेल किस तरीके से चली है, श्रमिक स्पेशल किस तरह से चले हैं, स्पेशल ट्रेनें कैसे चली हैं और अब अर्थव्यवस्था को कैसे उस पटरी पर लौटना है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।